नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मेहरा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तथ्य आपके और मेरे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने तो सोचा था पहले से ही वीडियो को आपके साथ लाऊंगा, शेयर करूंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी कि 4 तारीख जो जून आज 4 तारीख को बना रहा हूं और 5 तारीख को ये वीडियो पहली मेरी यूट्यूब चैनल में अपलोड हो जाएगी। आज इसी के साथ आज मैं जो दिन भर का चुनाव का जो नतीजा निकला इसमें हम चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। भाजपा को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस क्या सोचती है, और एनडीए और इंडिया के पूरे ही विश्लेषण इस बारे में करेंगे। वीडियो हो सकता है लंबी हो सकती है, इससे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम कृष्णा महारा है। मैं उत्तरी राज्य उत्तराखंड के छोटे से ज़िले चंपावत से हूँ। हाल फिलहाल में मैं उधम सिंह नगर में रहता हूँ। दोस्तों, अभी छोटा सा परिचय करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज के जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम फर्स्ट में आज हम पहले विश्लेषण करेंगे चुनावी नतीजों का। जैसा कि हम जानते हैं, आज चुनावों का नतीजा आया। लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और माना जाता है सबसे बड़े लोकतंत्र हमारा भारत। आज इसके चुनावी नतीजे निकल गए। दिन भर में सारे न्यूज़ चैनलों में यही था और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये बहुत तेज़ी से उछला था। दोस्तों, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने ये कहा था कि हम एनडीए पूरा 400 पार करेंगे, वहीं इंडिया गठबंधन ने ये कहा था कि हम 300 के आंकड़े को, यानी कि 295 के आंकड़े को, राहुल गांधी ने जैसा कि कहा था सिद्धू मूसे वाला 295 वो वाला एक बोला था, वो शायद भाजपा को होता हुआ दिखाई दिया। और आखिर में ना तो एनडीए गठबंधन अपना 400 का आंकड़ा पार कर पाया, ना ही इंडिया गठबंधन 295 तक जा पाई। इसका विश्लेषण भी करेंगे कि क्यों न जा पाए ये और क्या हुआ ऐसा कि एनडीए को यहीं तक सीमित रहना पड़ा। इसके 2 पाठ्यक्रम हमने बनाने पड़ेंगे। आज फिलहाल हम एनडीए के का ही विश्लेषण करेंगे। एनडीए में क्या कमी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी में क्या कमी रही, या फिर क्या ऐसा था कि वो अपने आंकड़े को छू ना पाई। छू तो वैसे भी भाजपा अपने जो हमारा 272 का जो पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई भाजपा वहीं 239 पे सिमटी रह गई। और अपने सहयोगी दलों के साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू के साथ वो और भी जो भी दल हैं उनके साथ वो गई 292-93 के आंकड़े को छुआ उसने। हालांकि एनडीए ने अपना जो सरकार सत्ता बनाने का जो आंकड़ा था उसको पार कर चुकी है। फिर भी इसमें एक संशय ये है कि भाजपा क्या भाजपा बना लेगी सरकार। डर इस बात से भी है कि जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का एक टाइम में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की केवल एक बहुमत के एक आंकड़े से रही हुई सरकार को गिरा दिया गया, तो क्या यहाँ पे ये बना पाएगी भाजपा अपने दल बल और अपने नेतृत्व से। हालांकि भाजपा अपना एक तो हालांकि तथ्य काटते हूँ हालांकि भाजपा अपना सबका साथ, सबका सहयोग, सबके विकास के साथ आगे बढ़ती है, तो उम्मीद है कि इसको आगे ले जाएगी और गठबंधनों के साथ अच्छे से कार्य करेगी, 5 साल पूरा सत्ता चलाएगी। दोस्तों, आज हम जिस विषय में बात करेंगे, क्यों एनडीए यानी कि भाजपा क्यों इतने पीछे रह गई। हालांकि ये उम्मीद किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि जो शेयर मार्केट का गिरावट है वो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आज हुई। जैसे ही एनडीए 300 का आंकड़ा ना छू पा रही थी, तो इसी धड़ाधड़ शेयर मार्केट में करोड़ों, ये कह सकते हैं कि करोड़ों से ऊपर का नुकसान शेयर मार्केट में देखने को मिला।
अब एनडीए आखिर भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों सत्ता से दूर रह गई, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार से दूर रह गई। पूर्ण बहुमत की सरकार से दूर रहने के कई कारण हैं मेरी नज़रों में, मेरे तथ्य से, मेरे हिसाब से कई कारण ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिससे कि वो दूर रही है। नंबर एक कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये कह दिया था कि हम 400 पार करने वाले हैं। अब इस जो पहला टॉपिक है इस पे हम सेशन वाइज अलग अलग करके विश्लेषण करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, दूसरी सबसे बड़ी गलती उनकी भी है, वोटरों की भी। दूसरा मेरा ये है। तीसरा ये है कि जो भाजपा में कांग्रेस से आए हुए नेता थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, वो आए और इस वजह से भी क्या सरकार अपने को साबित नहीं कर पाई, यानी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने को साबित नहीं कर पाई। तीसरा कारण ये है। चौथा कारण ये है कि क्या अब मोदी के, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे के बजाय लोगों ने स्थानीय नेताओं के लिए के चेहरे पे वोट देना जायज समझा, यानी कि अच्छा लगा उनको या उनकी इच्छा ऐसी लगी। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है, क्या जो सरकार नीति लाती थी जैसे अग्निवीर योजना है और कुछ और योजनाएं हैं, क्या इनसे भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता रहा हुआ? ये इन चारों पांचों चीज़ों में हम एक एक करके हम डिटेल वाइज कहते हैं। सर्वप्रथम मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 400 के आंकड़े को पार करने के लिए ऐसा क्या इस टाइप का भी एक बन गया था। देखो, मेरा मानना ये है, पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई नेता ये कह दे भैया हम 400 पार जा रहे हैं और हमारी सरकार निश्चित है, तो वोटरों में क्या लगेगा, हम में आप में क्या एक आएगा, एक सोच क्या पनपेगी यार कि भाजपा तो जीत ही रही है यार, क्या वोट दें हम। चलो ठीक है, भाजपा तो जीतनी है, भाजपा तो 400 पार भी नहीं, तो 400 भी नहीं होगी तो तकरीबन 325 335 तो पहुंच ही जाएगी। ये सोच के वोटर लापरवाही में उतर आए। ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की मेरे हिसाब से एक, हाँ मैं ये कह सकता हूँ, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जब तीसरे चौथे चरण में आते आते ही अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और अन्य जो भी बड़े बड़े नेता थे, उनने सीधे सीधे ये बोल दिया था कि भैया हम तो बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं। अब जब चौथे चरण में तुम चले गए हो, 7 चरण 6-7 चरण का तुम्हारा चुनाव चल रहे हैं और चौथे चरण में आप बोल दोगे कि भैया हम तो बहुमत के आंकड़े से काफ़ी बहुमत का आंकड़ा हमने छू लिया। अब वोटर को क्या लगेगा? वोटर को तो यही लगेगा भाई बहुमत का आंकड़ा तो भाजपा ने छू लिया है, अब जो भी है थोड़ा बहुत जो भी उनको मिलेगा बहुमत के आंकड़े से ऊपर चले जाएंगे। मैक्सिमम लोग ये सोच के वोट देने से इतरा गए, कहा कि हमारी सरकार तो आएगी। जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, हालांकि आज भी 75% लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते होंगे, यानी उसको लाइक करते होंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि कई लोगों से मैंने ये पूछा, कई लोगों से बोला, कई लोगों से पहले, आज से नहीं, चुनावों से पहले से, चुनावों में और चुनावों के बाद, सब ये मैंने सबसे सलाह ली थी कि सरकार किसकी, सबने यही बोला था भाई 400 भी नहीं तो 350 तो आने ही आने हैं, 375 एनडीए जाएगी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं वो शायद मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी में एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। दूसरी चीज़ जो मैंने कही, क्या वोटरों की गलती है इसमें? जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं,
यानी कि जो देश के जो वोटर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को देने वाले समर्थक थे, क्या उनकी गलती है? मैं कहता हूँ हाँ, हकीकत में ये गलती है। अब आप कहोगे कैसे है? दोस्तों देखिए, जब हम सोच लिया, चलो उनने कह दिया 400 पार हो गया, अब हमने खुद से तो सोचना था कि 400 पार कैसे होगा जब मैं यहाँ हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मेरी फैमिली ऑल टोटल दिल्ली में है अभी फ़िलहाल 6 महीने से, और वोट देने के मेरे पाँच मेरे वोट हैं, और मैं ही घर वोट देने के लिए नहीं गया, गाँव नहीं जा पाया। तो लोकतंत्र का त्यौहार है किस लिए? इसीलिए तो है, वोट देना ज़रूरी है। तो हमने वोट दिया नहीं और सोचा हमने कि भाजपा सरकार आ रही है। ये सबसे बड़ा वोटरों की गलती थी, और हालांकि ये गलती अब वो कभी दोहराएंगे नहीं। अभी उनको ऐसा एहसास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं उनको ऐसा अंदर से फील हो रखा है, ऐसा हो रखा है कि पूछो मत। वो अभी जिस हिसाब से वो तो चाहते हैं जैसे कैसे 5 साल तक भाजपा सरकार बने और 29 में हम सब ये करेंगे मिलके। तो ये वोटरों की गलती है भाई। मैं आपसे निवेदन करूंगा, चाहे आप कांग्रेस को दो, भाजपा को दो, किसी को भी दो वोट, लेकिन वोट ज़रूर दो। भले ही आप दूर हो, एक दिन के लिए घर ज़रूर आओ। ये त्यौहार हमारे लोकतंत्र का होता है, लोकतंत्र बचाने का होता है, संविधान बचाने का होता है किसी भी चीज़ में। वहीं विपक्ष को दबादब वोट मिले। राम मंदिर भी इस चुनाव में भाजपा की हार का एक प्रकार से कारण बना। भाजपा हालांकि हारी नहीं है, एनडीए के साथ जीत रही है, वो जीती हुई है, लेकिन भाजपा का कम मतलब वोट जो सीटें कम आने का कारण राम मंदिर जरूर है। अब आप कहोगे भाई भैया राम मंदिर तो भाजपा वालों ने बनाया है, मतलब बनवाया है, उनके आने से बना, लेकिन ये इनका हार के कारण कैसे बना? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे? वो हमारे तुम्हारे यानी कि वोटरों की वजह से। वोटरों ने ये सोचा, जैसे यूपी में वोटरों ने ये सोचा कि भाई राम मंदिर बना है, सब लोग तो मोदी जी को ही वोट देंगे, लेकिन उनने वोट दिया नहीं। वो तो इधर उधर अपने रोजगार में गए थे, तो उनने कहा भाई राम मंदिर बना है, इस बार तो जो भी है मतलब भाजपा को ही वोट, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे जाने हैं। लेकिन दूसरा जो पक्ष था, जो राम मंदिर के खिलाफ में था, उसने विपक्षी पार्टियों को दबादब खटाखट वाला जो सिस्टम था, वो खटाखट वाला उनने खटाखट कर दी। वहां सोचने वाला विषय है। राम मंदिर हार का कारण कैसे बना? इसलिए बना कि जो राम मंदिर के समर्थक राम के समर्थन में थे, वो राममय हो गए, यानी कि चलो ठीक है जीत जाएगी भाजपा 400 पार, लेकिन कैसे तुम्हारा वोट पड़ा नहीं। और दूसरी जगह जो राम मंदिर के विपक्ष में थे, यानी कि वो पक्षधर नहीं थे, उनने अपने दिल की जो भड़ास थी वो चुनाव में विपक्ष को वोट देके जिताया फर्स्ट क्लास यूपी में। उत्तराखंड की 5 सीटों में भाजपा ने बढ़िया बाजी मारी। वहीं मध्य प्रदेश के सारी जो जितनी सीटें थी, उन सीटों में भाजपा ने एक तरफा कब्जा किया। दूसरी ओर जो एक और मैं कह रहा था कि योजनाओं के कारण, मेरे को नहीं लगता है कि किसी योजना के कारण भी जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की वो कम हुई, योजनाएं उनकी। अदरवाइज एक चीज ये सोचिए, उत्तराखंड से तकरीबन जितने भी युवा होते हैं वो तकरीबन आर्मी में ही सर्वप्रथम उनका एक, मेरा भी जैसे कि मैं भी उत्तराखंड से हूँ, मेरा भी सर्वप्रथम धर्म मतलब कर्तव्य होता इंटर पास होने के बाद आर्मी में जाने का। लेकिन उत्तराखंड में अगर निगेटिव उनकी सोच होती हर जगह पूरे देश की, तो उत्तराखंड में क्यों 5 की 5 सीटें भाजपा ले गई? विश्लेषण तो यहाँ भी होता है, यहाँ भी तो कुछ सीटें भाजपा हारती अगर ये था तो। लेकिन नहीं, जो अग्निवीर योजना है इसके कारण, हालांकि कहीं ना कहीं किसी राज्य में हो सकता है कि
कुछ कारण रहे हों, कुछ वोट प्रतिशत कम हुए हों, लेकिन ये कारण कतई नहीं है कि अग्निवीर योजना के कारण भारतीय जनता पार्टी का सीट कम हुई। क्योंकि उत्तराखंड की 5 सीटें आना तो ये एक प्रकार से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सारी सीटें कैसे आ सकती हैं, कहीं ना कहीं से तो अग्निवीर योजना का उनमें भी प्रभाव पड़ता। दूसरी चीज, आज मैं इसके बाद मैं सेशन के जब पूरा होगा तो उसके बाद मैं आपको एक कहानी कविता भी सुनाऊंगा, किसी ने मेरे को भेजी है अपने माध्यम से, मैं वो कविता भी आपको सुनाऊंगा, उस कविता को सुन के जरूर जाना। तो ये योजनाओं की बात होगी। तो इन सब चीज़ों में कुल मिला के योजनाओं को छोड़कर ये जो कॉन्फिडेंस और जो लापरवाही हुई, इस कारण से इस विश्लेषण में मेरे को यही लगता है कि ये लापरवाही भारतीय जनता पार्टी को कम सीट दिला गया और इसी के चलते ये नुकसान उठाना पड़ा। 1 मिनट ऐसे रोक देते हैं। दूसरी चीज, हम कांग्रेस पे भी जाएंगे। कल का जो सेशन जो विश्लेषण होगा, जो पाठ्यक्रम दूसरा पाठ्यक्रम होगा, उसमें हम कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, यानी कि सपा जो भी है, टीएमसी वीएमसी जो भी है, इनका जो गठबंधन है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। ये कहाँ रुके और क्यों, कैसे, क्या हुआ, कुल मिला के ये। फिर जो तीसरा हमारा पाठ्यक्रम होगा इसी में, उसमें दोनों का ही वो करेंगे कि दोनों में क्यों फिर भी इतना कम ऐसा होने के बावजूद भी भाजपा क्यों इन सब पार्टियों से आगे निकल गई। हालांकि एक सोचने वाली चीज ये भी है, जो इंडिया गठबंधन है वो 10 साल में केवल इंडिया गठबंधन इतनी पार्टियों के साथ 236-37 में आया, जबकि अकेले भाजपा अपने दम पर 239 सीटें लेके आई। गठबंधन के साथ अगर इतना बड़ा उनका गठबंधन होता जैसे इनका है तो वो तो कई पार कर जाती। खैर वो अलग बात है, उसको अलग सेशन में रखेंगे। कहने का मतलब है कि जो भाजपा की अभी हार का विश्लेषण मैंने किया, अगर दोस्तों आपको सही लगा मेरा विश्लेषण तो एक बार आप इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली वीडियो है, लड़खड़ाहट के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ, घबराहट के साथ मेरा बोलना हो रहा है और मैं माफ़ी चाहूँगा कोई गलती हो तो। इसी के साथ 2 लाइनें मेरे पास किसी लड़के ने, यूपी के लड़के ने मेरे पास व्हाट्सएप कर रखी थी, उसको मैं आपको सुना रहा हूँ। उसमें क्या लिखा है देखिए, सुनिए। मैं इसके साथ, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको यहीं पे इस कविता के साथ ही मैं अपना कथन समाप्त करूँगा। उसमें लिखा है, हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। 100 करोड़ इन मुर्दों में, अब बची किसी में जान नहीं। भाईचारे के चक्कर में बहनों की इज्जत का मान नहीं। इतिहास थक गया रो रो कर, अब भगवा का अभिमान नहीं। याद इन्हें बस अकबर है, उस राणा का बलिदान नहीं। हल्दी घाटी सुनसान हुई, अब चेतक का तूफान नहीं। हिंदू भी होने लगे दफन, अब जलने को शमशान नहीं। विदेशी धर्म ही सब कुछ है, सनातन का सम्मान नहीं। हिंदू बढ़ गया जाति में, अब क्यों यूं कल्याण नहीं। सुअरों और भेड़ियों की आबादी का अनुमान नहीं। खतरे में है सिंह सावक, इसका उनको कुछ ध्यान नहीं। चहु और सनातन लज्जित है, कुछ मिलता है परिणाम नहीं। वीर शिवा की कूटनीति और राणा का अभिमान नहीं। जो चुना दिया दीवारों में, गुरु पुत्रों का सम्मान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। ये भाई ने बहुत अच्छी एक कविता कही है। नंबर 1, यहाँ पे जो इन चुनावों में ज्यादातर मेरे ख्याल से जो जातिवाद है ना, हमारा जो जातिवाद है, ये जातिवाद के विषय में एक अलग सेशन करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी वीडियो देखना और प्यार और समर्थन जरूर देना। धन्यवाद दोस्तों।